ये है हमारा लेक्चर जहां पे हम 26 मार्च को हमारा जो ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हुआ था अनअकैडमी का ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें पॉलिटी का जो सेक्शन था उसके 15 क्वेश्चंस थे, उनका डिटेल सोल्यूशन इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल भाषा में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन वाइज आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट्स और उनके फैक्ट्स निकलते हैं और कैसे आपने कुछ गलतियां अगर करी हैं तो आप यहाँ से उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल हमारे मॉक टेस्ट में था, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमारा जो संसदीय प्रकार का पूरा प्रणाली है उसके लिए हमारे को 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमारे को बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट है कि जो मंत्री परिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये स्टेटमेंट तो मेरे को सही लग रहा है कि जो हमारा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है दैट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और आर्टिकल 75 के अंडर हमारे को पता है कि ये स्टेटमेंट सही है। अब आप ऐसे में क्या कर सकते हो, जब आपको दिख गया कि पहला वाक्य आपका सही है कि जो मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है, ऐसे में आप ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, हमारे को पता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से हमारा संसद भवन नहीं बनता, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा हमारा जो वाक्य है वो गलत है, जहां पे भी आपको सेकंड दिख रहा है उसे हम कट कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, पार्लियामेंट इन इंडिया इज अ सॉवरेन बॉडी। And fourth, the constitution provides for a parliamentary system at the center, but not necessarily for the states. यहां से क्लियरली हमारे को दिखता है कि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर बेस्ड है, एंड साथ में हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट दोनों ही जगह पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है। मतलब कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो विधानसभा की तरफ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। और हमारे यहाँ पार्लियामेंट जो है वो ब्रिटिश की तरह सुप्रीम नहीं है। ब्रिटेन में क्या आता है कि पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम बॉडी, जो पार्लियामेंट ने बोल दिया वही होगा, वहां पे जुडिशरी का कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम फॉलो होता है दैट इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसी वजह से जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये दोनों भी गलत हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ओनली वन, की पहला वाक्य जो है सिर्फ वो सही है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का, अपने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, इसमें से कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। अ पर्सन convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for at least 5 years is permanently disqualified। देखिए, ये स्टेटमेंट देखते आपको समझ आ जाएगा कि हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी कानून, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्लियरली गलत है। हम पहले स्टेटमेंट से ही ये निकाल सकते हैं कि अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन ए एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन सी एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब कि आंसर हमारे पास बचेगा बी, ओनली 2। इवन दो हमारे पास आंसर तो आ गया, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर इज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। हमारे यहां प्रोविजन ये है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा का जेल होता है, अगर वो 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट हो जाते हैं, अगर वो 2 साल से ज्यादा के लिए कन्विक्ट हो जाते हैं, तो जब वो जेल से छूटते हैं, आफ्टर देयर रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, जब वो जेल से छूटते हैं उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्हें 6 साल का एक कूलिंग ऑफ पीरियड लेना पड़ता है। ही हैज टू टेक अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 ईयर। 6 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड उन्हें लेना पड़ता है। इस वजह से जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करवाना है इलेक्शन कमीशन के साथ, तो उसमें ये जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, इसका प्रयोग किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट लेज डाउन अ डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर
डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर आपको डीलिमिटेशन करना है, डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि एक राज्य में कितनी सीटें होंगी, कहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, कितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, इस पूरे प्रोसेस को डीलिमिटेशन बोलते हैं। और आपने ये वर्ड जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बार बार सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में भी डीलिमिटेशन चल रहा है। जब वो एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के नए चुनाव करवाए जाएंगे, राइट। तो ऐसे में डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो ये है कि संसद भवन जो है डीलिमिटेशन के लिए कानून पास करेगा और फिर उस कानून के बेसिस पे जो डीलिमिटेशन कमीशन होगा वो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज करता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में डीलिमिटेशन का डिटेल प्रोसीजर नहीं दिया हुआ, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर हो गया बी, ओनली 2। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का जो 26 मार्च को हुआ था, राइट। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे। विद रेफरेंस टू सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, बेसिकली जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस होते हैं राज्यसभा के, सेक्रेटरी जनरल की बात हो रही है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बेसिकली ये पिछले एक साल में न्यूज में रहा है कि राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया गया था, उसमें क्या प्रोसेस फॉलो हुआ, ये सारी बातें हुई थी। देखते हैं क्या सवाल है। फर्स्ट स्टेटमेंट कि वह सदन की कार्यवाही के संचालन में पीठासन अधिकारियों की सहायता करते हैं, मतलब कि उनका काम है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, डेप्यूटी चेयरमैन हो राज्यसभा के, उनको हाउस चलाने में मदद करते हैं। ऑल नोटिसेस अंडर द रूल्स आर एड्रेस टू हिम, मतलब कि जितने भी अलग अलग रूल्स और प्रोसीजर हैं राज्यसभा के, उसके अंदर जितने भी नोटिस इशू किए जाते हैं वो सारे के सारे उनके नाम पे इशू किए जाते हैं। ही इशूज द लिस्ट ऑफ बिजनेस फॉर द डे, मतलब कि किस दिन राज्यसभा में क्या होगा, कौन से एमपी कितनी देर के लिए बोलेंगे, कौन सा अधिनियम, कौन सा बिल वहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कौन सा मोशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा, 0 आर, क्वेश्चन आर, ये सारी बातें जो हैं, जो अलग अलग आर होते हैं, मोशंस होते हैं, वो सब सेक्रेटरी जनरल डिसाइड करते हैं। देखिए यहां पे हमारे को यह समझना है कि जो रोल है सेक्रेटरी जनरल का, ये तीनों ही वाक्य सही हैं। उसका कारण यह है कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनको खुद चेयरमैन के राज्यसभा जो है वो अपॉइंट करते हैं और उनकी जो रैंक होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू कैबिनेट सेक्रेटरी। मतलब कि अगर हम हायरार्की प्रेसिडेंस की बात करते हैं तो जो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं और जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनकी पोजीशन बराबर होती है। प्रीलिम्स के यहां से आपका एक सीधा मॉक क्वेश्चन निकलता है। उनका बेसिकली काम होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, क्योंकि खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के वो उन्हें अपॉइंट कर रहे हैं, तो सेक्रेटरी जनरल का काम होता है कि जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स है उसमें उनको एडवाइस देना। हाँ, ये बात सही है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो खुद डिबेट वगैरह में और इन सब चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी नोटिस राज्यसभा में इशू होते हैं अलग अलग रूल्स के अंडर, वो सारे के सारे उनको एड्रेस किए जाते हैं। मतलब कि जितने भी नोटिस अलग अलग रूल्स के अंदर आएंगे वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा को एड्रेस किए जाते हैं। ऑल्सो हाउस के जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब कि किस दिन क्या हुआ, किसने कौन सी स्पीच दी, कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश हुए, कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी ने कौन सी रिपोर्ट करी, इन सब का रिकॉर्ड कि किस दिन क्या हुआ ये कौन रखता है, ही इज द कस्टोडियन। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा जो है ही इज द कस्टोडियन कि किस दिन क्या हुआ, और वो पूरा का पूरा जो बिजनेस का एक लेखा जोखा होता है वो सब सेक्रेटरी जनरल मेंटेन करते हैं। ऑल्सो सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो ये भी डिसाइड करते हैं कि किस दिन क्या होगा, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितनी ईयर का क्वेश्चन आर होगा, कौन सा बिल मोशन वगैरह आएगा। तो मतलब कि राज्यसभा का जो पूरा का पूरा संचालन है वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा के अंडर होता है। सेम चीज हम लोकसभा में भी देख सकते हैं कि जो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं उनके अंडर पूरी लोकसभा का संचालन होता है। अगला सवाल था, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज power of judiciary to pronounce upon the constitutionality of legislative enactments but not executive orders। वो ये बोल रहे हैं कि जो जुडिशरी है, संसद भवन और विधानसभा विधान परिषद द्वारा पास किए गए कानूनों के ऊपर तो जुडिशियल रिव्यू लगा सकता है, लेकिन अगर सरकार ने कोई नोटिफिकेशन या फिर ऐसे कोई बाय लॉ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वगैरह बनाया तो उसके ऊपर ये जुडिशियल रिव्यू नहीं लगा सकते। देखते हैं, वैसे तो ये अंडरस्टूड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है कि ये क्यों गलत है, लेकिन देखते हैं आगे। जुडिशियल रिव्यू का जो टर्म है इट हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू, ये संविधान में कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अच्छा, लॉज अंडर 9th शेड्यूल, जो हमारी 9वीं अनुसूची है संविधान की, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता। इसका आंसर ऑब्वियसली बी ओनली 2 होगा कि सिर्फ दूसरा वाक्य सही है। सबसे पहले अगर हम बात करें आर्टिकल 13 की, आर्टिकल 13 डिफाइन करता है एक वर्ड लॉ। बेसिकली आर्टिकल 13 ये बताता है कि ये जो वर्ड लॉ है
किस किस कानून के ऊपर हम जुडिशियल रिव्यू लगा सकते हैं। और आपको ये बात पता है कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है, इसका कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से बोरो करा है, राइट। ये जो आर्टिकल 13 है, ये जो वर्ड लॉ मेंशन्ड है वहां पे, उसमें क्या क्या बातें होती हैं। उसमें एक बात होती है कि पार्लियामेंट द्वारा पास करा गया लॉ, ऑर्डिनेंस, रूल्स, नोटिफिकेशन, बाय लॉ, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, ये सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। मतलब कि चाहे लेजिस्लेचर ने कोई कानून पास करा या एग्जीक्यूटिव ने कोई नोटिफिकेशन या ड्राफ्ट वगैरह ऐसे निकाला हो, वो सब जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट में आता है आर्टिकल 13 के अंदर। मतलब कि ये जो वाक्य था यहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव के कानून पे, संसद और विधानसभा विधान परिषद के कानून पे जुडिशियल रिव्यू लगेगा, वो स्टेटमेंट गलत है। ऑर्डिनेंस पे भी लग सकता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे भी, बायलॉज, नोटिफिकेशन, रूल, किसी पे भी जुडिशियल रिव्यू लग सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है तो, राइट। इसके अलावा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो वर्ड है जुडिशियल रिव्यू, इसका कॉन्सेप्ट तो दिया हुआ संविधान के आर्टिकल 13 में, लेकिन ये वर्ड मेंशन नहीं है। और इसके अलावा स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल गलत है ही। क्यों? स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है कि लॉज अंडर 9th शेड्यूल आर इम्यून। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली आईआर कोलियो केस जो था 2007 का सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने बोला कि आप इस तरीके की कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दे सकते, और अगर आप 9th शेड्यूल में कोई कानून डालते हो और वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, हम फिर भी उसे रिव्यू करेंगे। आपको इस प्रकार की जो ब्लैंकेट इम्यूनिटी है वो आप नहीं डाल सकते। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमको प्रोटेक्ट करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे को बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, जब भी आप इस प्रकार का मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पे जो वर्ड यूज हो रहा है, करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट, क्या लिखा हुआ है। यहां पे जब मैं क्लास में मॉक क्वेश्चन कराता हूं, एस्पिरेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है सर ये इनकरेक्ट लिखा हुआ था, हमने गलती से करेक्ट पढ़ लिया, एंड वाइस वर्सा। तो जब आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन पढ़ोगे, 2 बार उसे पढ़ना। यहां पे वो करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, वो ऐसे अलग अलग टाइप से लैंग्वेज चेंज करता रहता है यूपीएससी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना सर, ठीक है। It was given a statutory status after the financial crisis of 2008. सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया 2008 के बाद। अब ये देखते ही समझ आ रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है अभी समझेंगे। द चेयरपर्सन ऑफ द सेबी इज नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जो केंद्र की सरकार होती है वो सेबी के चेयरमैन को नॉमिनेट करती है, मतलब कि उनका चुनाव नहीं होता, ठीक है। सेबी हैज बोथ क्वाजी लेजिस्लेटिव एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर्स। इसके पास क्वाजी लेजिस्लेटिव और क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब कि कुछ कुछ रूल्स अपने खुद के बना सकता है और उन्हें इंप्लीमेंट भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। मतलब कि स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो सही है और स्टेटमेंट 1 जो है वो पूरे तरीके से गलत है। देखिए, सेबी को जो स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, एक्चुअल में वो 1992 के कानून से दिया गया था। सेबी एक्ट 1992 पास किया गया था। तो 1992 से सेबी के पास जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो देखिए, सेबी के लिए 2 बातें बोल सकते हैं कि इट इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, करेक्ट, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, करेक्ट। सेबी के जो चेयरमैन होते हैं, ही इज ऑब्वियसली नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 मेंबर्स होते हैं जो है ये नॉमिनेशन करते हैं, और एक आरबीआई से आते हैं, राइट। तो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सेबी के मेंबर्स को नॉमिनेट करती है। ऑल्सो सेबी की प्राइमरी ड्यूटी है, जो हमारी कैपिटल और सिक्योरिटी मार्केट है, उसमें आईपीओ, एफपीओ वगैरह जो आ रहा है, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट है, उन सबको रेगुलेट करना, देखना। आपने देखा होगा सेबी टाइम टू टाइम मार्जिन रिक्वायरमेंट चेंज कर देगा, ऑप्शन फ्यूचर के रूल्स चेंज कर देगा, उसके अलावा चेंज कर देगा ट्रेडिंग आवर्स चेंज कर सकता है, ये चेंज कर सकता है कि कितने रुपए आपके खाते में होने चाहिए तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हो, डीमैट की क्या रिक्वायरमेंट है, ओटीपी की क्या रिक्वायरमेंट है, ऑथेंटिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, आधार पैन लिंक करना पड़ेगा, बैंक खाते से लिंक करना पड़ेगा, प्राइमरी अकाउंट, सेकेंडरी अकाउंट, नॉमिनी, ये सारे रूल्स जो है शेयर मार्केट के, प्राइमरी कैपिटल मार्केट्स के, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट्स के, वो सेबी डिसाइड करता है। तो ऐसे में इसके पास क्वाजी लेजिस्लेटिव और क्वाजी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सेबी, राइट। अगला सवाल है राइट टू वोट को लेके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट टू वोट इन इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ठीक से पढ़े हैं तो आपको पता होगा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू प्रॉपर्टी का हटा दिया गया था। इनमें से कहीं पे भी राइट टू वोट हमारे को देखने को नहीं मिलता, दूर दूर तक। पहला स्टेटमेंट गलत होगा, देखते हैं अभी और डिटेल में। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया
ओसीआई कार्ड होल्डर्स, सर ये तो हमें पता है सिटीजन होते ही नहीं है। ओसीआई कार्ड तो एक तरीके से एक प्रिविलेज दिया हुआ है ऐसे लोगों को जो दूसरे देश के नागरिक हैं लेकिन उनके इंडिया से कभी रूट्स जुड़े हुए थे। ओसीआई डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स इन इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है? हमारे को दिख रहा है साफ आंसर बी होगा, क्योंकि आपको पता है कि सिटीजन जो है हमारे देश में 18 साल से ऊपर उम्र के, उनके पास आर्टिकल 326 के अंदर राइट टू वोट है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी राइट टू वोट देता है, तो इसलिए उसे कई बार स्टैट्यूटरी राइट भी बोल दिया जाता है। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, जो दूसरे देश के नागरिक हैं, उनके पास हमारे देश में वोट करने का कोई अधिकार नहीं है। वो इंडिया आ सकते हैं, उनको बार बार वीजा लेने की जरूरत नहीं है, और ये सारी प्रिविलेजेस ओसीआई कार्ड होल्डर्स को दी गई हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते इंडिया के। ओसीआई कार्ड होल्डर्स कैन नॉट वोट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन था, इफ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख गेट्स 6th शेड्यूल्ड स्टेटस, छठी अनुसूची में जो ट्राइबल स्टेटस है अगर वो लद्दाख को दिया जाता है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स वुड इट गेट? अगर लद्दाख को छठी अनुसूची के अंदर, जिसमें असम, मिजोरम और ये सब स्टेट्स हैं, अगर उन्हें ये स्पेशल स्टेटस दिया जाता है छठी अनुसूची के अंदर, तो इसमें से लद्दाख को क्या बेनिफिट मिलेगा? फर्स्ट, जुडिशियल ऑटोनॉमी, सेपरेट रीजनल काउंसिल, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज एंड ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। देखिए यहां पे स्पेसिफिकली बात हो रही है 6th शेड्यूल की, कि 6th शेड्यूल में क्या बेनिफिट्स दिए हुए। इसका आंसर होगा कि हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको 5th शेड्यूल में दिया हुआ, 6th शेड्यूल में नहीं दिया हुआ। दिस इज गिवन टू अस इन 5th शेड्यूल। जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल है वो 5th शेड्यूल का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, राइट। देखिए सबसे पहले आप एक डिफरेंस समझ लीजिए कि जो 5th शेड्यूल है उसमें बनते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, 5th शेड्यूल में बनते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, और 6th शेड्यूल में बनते हैं क्या? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है कि यहां पे 6th शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं, राइट। ये एक मेजर डिफरेंस है। 5th शेड्यूल जो है पूरे इंडिया में लगता है, जो 6th शेड्यूल है वो सिर्फ 4 स्टेट्स में लगता है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। सिर्फ इन 4 स्टेट्स में 6th शेड्यूल लगता है। वहां पे आपको ट्राइबल एरियाज में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को मिलते हैं। बाकी जो 5th शेड्यूल एरियाज है वहां पे आपको ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, राइट। बाकी 3 स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 244 जो है वो ये बोलता है कि अगर आप किसी भी एरिया को 6th शेड्यूल के अंदर लेके आते हो तो वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जाएंगे, जिनके पास थोड़ा सा लेजिस्लेटिव और थोड़ा सा जुडिशियल फंक्शन होगा। मतलब कि वो अपने ट्राइबल रूल्स और लॉस के हिसाब से थोड़े बहुत अपने कानून रूल्स बना सकते हैं और थोड़ा बहुत वहां पे अपना लोकल लेवल पे जस्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन वहां खत्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत वो वहां पे अपना जुडिशियल फंक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है, जितने भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर्स जो होते हैं उसमें से 4 गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, मतलब कि जो उस एरिया के गवर्नर हैं, लद्दाख के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, तो वो 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे और बाकी 26 जो हैं उनको ट्राइब्स खुद इलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो बेसिकली ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है जहां पे ट्राइब्स आपस में से ही लोगों को चुनते हैं और अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। ऑल्सो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो 5 साल के लिए ऑफिस में रहते हैं, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, राइट। इसके अलावा ये जो 6th शेड्यूल होता है इसमें स्पेसिफिकली कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, लैंड को प्रोटेक्ट, लैंड राइट्स को, ट्राइबल राइट्स जो होते हैं लैंड के ऊपर, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, इन सब की भी बात की जाती है। तो ऐसे में प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चरल हेरिटेज जो है
इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल। दोनों ही जगह पे कल्चर को प्रिजर्व करने की बात की जाती है। बीच में डिमांड उठी थी और अभी भी थोड़ी बहुत इस पे नेगोशिएशंस चालू हैं कि क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल का पार्ट बना देना चाहिए। तो लद्दाख को ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लोकल लेवल पे अपना मैरिज और इन सब का कानून बना लिया, उनको एडमिनिस्टर कर लिया, थोड़ा बहुत लोकल जुडिशरी में काम कर लिया, अपने खुद के रूल्स बना लिए, खुद के लैंड लॉज बना लिए जिससे कि नॉन ट्राइबल लोग जो उस लैंड को कैप्चर ना कर पाए, अपना कल्चर प्रिजर्व कर लिया। और इसके अलावा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 30 मेंबर्स का बना लिया जिसमें 26 इलेक्टेड और 4 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर रहेंगे। तो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अगला, विद रेफरेंस टू सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपने देखा होगा कि ये जो सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट कई बार डॉक्यूमेंट्स मांगता है, तो बेसिकली बात हो रही है कि जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस होता है इसका क्या मतलब होता है, कि जो सील्ड कवर में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और चीजें सुप्रीम कोर्ट मांगता है इसका क्या मतलब है। फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट डिलीवरी ऑफ जस्टिस करने की पावर देता है। 142 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है कि पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप जस्टिस एडमिनिस्टर कर सकते हो। तो जो आर्टिकल 142 है भारतीय संविधान का, इट डिफाइंस द रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। कि मतलब आर्टिकल 142 जो है वो क्लियरली मेंशन करता है, बताता है कि हमारे को सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्यों चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट derives its power from the Indian Evidence Act of 1872 to use sealed cover jurisprudence। ये जो बंद कवर में एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मांगता है, उससे रिलेटेड हमारे को 2 वाक्य दिए हैं। एक कि ये 142 के अंदर कवर होता है, दूसरा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर है। देखिए आर्टिकल 142 में कहीं पे भी सील्ड कवर या सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। आर्टिकल 142 जो है कुछ भी मेंशन नहीं करता। आर्टिकल 142 ये बोलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एजेंसी को बोल सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, मेरे पास इंफॉर्मेशन लेके आओ। वो ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो फॉर कंप्लीट डिलीवरी ऑफ जस्टिस। आर्टिकल 142 ये बोलता है कि पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में जहां पे भी भारत की सरकार की सॉवरेंटी है वहां पे सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कर सकता है और किसी को भी कोई भी एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी व्यक्ति को अपने सामने समन कर सकता है। 142 में कहीं पे भी सील्ड कवर के बारे में कि बंद एनवेलप में हमारे को कोई डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसा कुछ भी 142 में मेंशन नहीं है। ये जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस एक्चुअल में ये सुप्रीम कोर्ट को मिलती है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसका भी सेक्शन 123। तो इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस प्रैक्टिस कर सकता है। तो बेसिकली इसका मतलब होता है, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस नाम से समझ आ रहा है कि एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहां पे कोर्ट जो है सरकारों से इंफॉर्मेशन मांगता है कि आप हमारे को एक पर्टिकुलर मैटर पे इंफॉर्मेशन दो। और सरकारों के पास तो बहुत ज्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है, चाइना, रशिया वगैरह के ऊपर, किसी पर्टिकुलर क्रिमिनल के ऊपर, कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ऐसे में कई बार सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जितने भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है आप हमारे को एक बंद कवर में दे दो, उसे सिर्फ हम पढ़ेंगे, कोई और क्लर्क, कोई और वकील और कोई पार्टी केस की नहीं पढ़ सकती, सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे। ये जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस होता है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही नहीं बल्कि हाई कोर्ट और दूसरे लोअर कोर्ट्स के पास भी ये पावर है। लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो सरकार और सरकारी एजेंसी से मिलती है, जो सिर्फ और सिर्फ जजेस पढ़ सकते हैं अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सील्ड कवर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। देखिए डीलिमिटेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डीलिमिटेशन जो है क्या वो उसके डिटेल रूल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में कवर्ड है, वो स्टेटमेंट गलत था। डीलिमिटेशन के ऊपर सवाल, विद रेफरेंस टू द डीलिमिटेशन कमीशन जो यूजुअली पार्लियामेंट बनाता है बाय लॉ जिससे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जा सके और चुनाव स्मूथली कंडक्ट करवाया जा सके, ऑर्डर ऑफ द कमीशन डू नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया उसके ऊपर कोई भी न्यायपालिका अदालत जो है अपना रिव्यू नहीं लगा सकती। पहला स्टेटमेंट ठीक है। द कमीशन इज मैंडेटेड टू आइडेंटिफाई सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। कमीशन का काम कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड करना तो होता ही है, साथ में यह भी होता है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व की जाती हैं कि जहां पे सिर्फ SC/ST कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, वो काम भी इन्हीं का होता है। इसका आंसर होगा सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट हैं। बेसिकली जो डीलिमिटेशन कमीशन होती है वो इलेक्शन कमीशन के कोलैबोरेशन में काम करती है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन बनाती है एंड एक्चुअल में बैक एंड पे इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु अपॉइंट्स द डीलिमिटेशन कमीशन।
इस डिलिमिटेशन कमीशन में 3 लोग होते हैं। एक, कोई भी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो, और तीसरा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ये 3 लोग जो हैं डिलिमिटेशन कमीशन का पार्ट हो। अब देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में टेबल की जाती है तो पार्लियामेंट उसे डिस्कस तो कर सकता है, लेकिन उसको अमेंड या चेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली कोई भी कोर्ट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर और उसकी रिपोर्ट को रिव्यू नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और उनके डिसीजन को ना तो पार्लियामेंट और ना ही जुडिशरी चेंज कर सकता है। साथ में कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है डिवाइड करते हैं, जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं, इनका काम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाना और साथ में जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने का भी होता है कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो रिजर्व्ड है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 4 ऑफिसर्स के हमारे को नाम दिए मैं। अभी आपको पता होगा कि ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस चल रहा है, तो यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि इन चारों में से कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेके। कि मतलब जो एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कि हाँ सर आप इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करिए, इनमें से कौन उसका मेंबर होगा, कितने लोग, सिर्फ एक व्यक्ति उसके मेंबर होंगे, सिर्फ 2 व्यक्ति उसके मेंबर होंगे, सिर्फ 3 व्यक्ति उसके मेंबर होंगे, या चारों ही उसके मेंबर होंगे जो इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का प्रोसेस है। एज पर द रीसेंट रूल्स, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये रूल करा कि जो एडवाइजरी कमेटी होगी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की, उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग इन्वॉल्व रहेंगे। मतलब कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राज्यसभा, ही विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ दैट कमिटी। राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का वहां पे कोई रोल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा जो है, ये 3 मिलके प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे अपॉइंट किया जाए। यदि मान लीजिए कि कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा नहीं है, बेसिकली लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा तब होते हैं जब किसी पार्टी को 1/10 ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ लोकसभा मिलती है। मतलब कि उनको जब टोटल 55 सीट्स मिलती हैं तभी उन्हें जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का स्टेटस मिलता है। मान लीजिए आजकल एक तरफा चुनाव कभी ज्यादा हो गया अगर, या कोई एक सिंगल पार्टी को बहुत ज्यादा मेजोरिटी मिल गई और उसके बाद किसी भी पार्टी को 55 सीट्स नहीं मिली लोकसभा में, तो ये कहता है कि जो लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मतलब कि रूलिंग पार्टी के अलावा ऑपोजिशन में जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसके जो लीडर होंगे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का यहाँ पे काम करेंगे, राइट। और ये कब तक चलेगा? ये जो कमेटी का काम है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा होंगे, कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक कि पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई कानून नहीं ले आता। जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई कानून नहीं लाता तब तक ये एडवाइजरी कमेटी जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022। जो बेसिकली इंटरनेशनल आर्म्स को ट्रांसफर करने की रिपोर्ट आई थी कि उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, उस रिपोर्ट के ऊपर यहां पे क्वेश्चन है। इंडिया इज द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। यूनाइटेड स्टेट्स इज द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा आर्म्स जो एक्सपोर्ट करता है वो यूएस करता है। रशिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ इंडियाज आर्म इंपोर्ट। मतलब आज भी जो भारत रशिया से आर्म्स खरीद रहा है वो 50% से ज्यादा है। ये जो रिपोर्ट थी 2022 की, इसमें जो पहला स्टेटमेंट था कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, तो ये बात सही है। इवन दो हम मेक इन इंडिया डिफेंस कर रहे हैं, हम जो है ये सारी बातें कर रहे हैं कि हमारे को अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करनी है, लेकिन फिर भी आज भी भारत जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, राइट। इसके अलावा
अगर हम बात करें कि दुनिया में किस प्रकार से आर्म्स का एक्सपोर्ट चालू है, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। देखिए ये स्टेटमेंट है विद रिगार्ड्स टू एक्सपोर्ट कि कौन सा देश सबसे ज्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, और ये स्टेटमेंट है कि क्या इंडिया सबसे ज्यादा दुनिया में हथियार खरीदता है बाहर के देशों से। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि हाँ, भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, हम सबसे ज्यादा बाहर से आर्म्स खरीद रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो है यूएस इज द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, इस रिपोर्ट के हिसाब से स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट अब गलत हो चुका है। ये एक टाइम पे सही था कि हाँ रशिया से हम बहुत ज्यादा आर्म्स खरीदते थे, लेकिन अभी जैसे जैसे हम जो है इजराइल, फ्रांस, यूएस के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तब से रशिया का जो हमारे यहाँ एक कंपोनेंट है वो थोड़ा कम हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, फॉलोड बाय रशिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। रशिया जो है वो हमारे को आज की तारीख में 45% ऑफ आर्म्स सप्लाई करता है। सेकंड नंबर पे आता है फ्रांस और तीसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप देखिए किस तरीके से हमने अपना इंपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन करा है, आर्म्स में भी और ऑयल और नेचुरल गैस में भी हम यहाँ पे अपना डाइवर्सिफिकेशन करते आए हैं। With reference to jurisdiction of American and Indian Supreme Court, consider the following statements. अमेरिका का और भारत का सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से काम करता है, बेसिकली कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय जो है किस तरीके से काम करते हैं। उनकी 3 स्टेटमेंट्स हमारे को दी में बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, ओरिजिनल jurisdiction of the Indian Supreme Court covers not only federal cases but also cases related to naval forces and maritime activities। मतलब कि नेवी रिलेटेड समंदर का कोई केस या कोई मैरीटाइम एक्टिविटी रिलेटेड केस है तो वो भी सीधा लोअर कोर्ट हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट जाएगा, पहला। दूसरा, द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोथ इंडियन एंड अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट कवर्स कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। कि हमारे यहां अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, सिविल केस है, क्रिमिनल केस है, तो वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपील होकर जा सकता है। और सेम चीज अमेरिका में, ये कहती है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, जैसे हमारे आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, वो कह रहा है कि क्या अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में कोई एडवाइजरी जुरिसडिक्शन नहीं है कि वहां का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को कोई भी एडवाइस नहीं देगा। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन इन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। इसका स्टेटमेंट आंसर होगा कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैसे? हमारे यहां जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो बेसिकली ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब ये होता है कि जो केस है वो सबसे पहले कहां पे जा रहा है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हमारे आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे को ओरिजिनल जुरिसडिक्शन दिया हुआ है, जहां पे बोला हुआ है कि जितने भी फेडरल केसेस हैं, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट है, स्टेट स्टेट डिस्प्यूट है, आप उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ले जा सकते हो। अगर हम अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पे फेडरल केसेस तो कवर होते ही हैं, मतलब कि सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, स्टेट स्टेट डिस्प्यूट वो तो कवर हो ही रहे हैं, लेकिन वहां पे नेवी, मैरीटाइम और बाकी डिप्लोमेट वगैरह के जो केसेस होते हैं वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हमारे यहां जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल केसेस तक ही रिलेटेड है। मतलब कि हमारे यहां जो मरीन केसेस हो गए, मैरीटाइम एक्टिविटी के केसेस हो गए, वो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है कि जो एपेलेट जुरिसडिक्शन है वो हमारे यहाँ जो है सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को लेके होती है। जो अमेरिका की बात करें अगर हम एपेलेट जुरिसडिक्शन की, तो वहां पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में ही आप जो केस है सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हो अपील करके। मतलब कि उधर सिविल और क्रिमिनल केसेस में एपेलेट जुरिसडिक्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। हमारे यहाँ सिविल, कॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल तीनों केसेस में है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में है। तीसरा स्टेटमेंट सही है कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आपको पता है आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को अलग अलग मैटर के ऊपर लीगल एडवाइस दे सकता है अगर प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मांगते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान में नहीं दिया हुआ है। तो आपको आर्टिकल नंबर याद होना चाहिए कि जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है इंडिया में वो आर्टिकल 143 के अंदर दिया हुआ है, और हमारे यहाँ जो है नेवी और मैरीटाइम केसेस में कोई भी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके एक क्वेश्चन था हमारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स? ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, और हमने देखा कि जितनी भी पार्टीज रजिस्टर होती हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर रजिस्टर होती हैं।
जितनी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे आर एलिजिबल टू रिसीव फंड्स थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब कि सिर्फ जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंड ले सकती हैं। SBI इज द ओनली ऑथराइज्ड बैंक टू इशू सच बॉन्ड्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई और बैंक ये बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट इन नेचर एंड इट इज अ प्रॉमिसरी नोट। मतलब कि बियरर बॉन्ड का मतलब होता है कि जिस पार्टी के पास वो बॉन्ड है उसी के पास वो रहेगा। बॉन्ड के ऊपर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिखा होता। इट इज ओनली वैलिड फॉर 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। हमारे को बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बेसिकली जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं उसके थ्रू आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा इशू कर सकते हो, या तो वो रजिस्टर्ड और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर, एंड इट हैज सिक्योर्ड 1% ऑफ द वोट्स इन द रीसेंट लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। मतलब कि जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन होना काफी नहीं है, साथ में आपको एक कंडीशन और फुलफिल करनी है कि आप रजिस्टर्ड होने के साथ साथ एटलीस्ट रीसेंट लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 1% ऑफ द एलिजिबल वोट्स ला रहे हो। एंड कंडीशन है कि आप रजिस्टर्ड भी हो और 1% लोकसभा विधानसभा में जो रिसेंटली चुनाव हुआ उसमें वैलिड वोट्स ला रहे हो, तभी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पैसा एक्सेप्ट करने की पावर दी जाएगी। सेकंड इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट कि यहां सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ऑथराइज बैंक है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक्चुअल में बियरर बॉन्ड्स होते हैं और प्रॉमिसरी नोट होता है। बेसिकली जिस पार्टी को वो डोनेट किए रहते हैं उसी पार्टी के पास वो रहते हैं। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि उसके ऊपर कोई नाम वगैरह नहीं लिखा होता और जिस पार्टी को डोनेट किए रहते हैं वो उसी के होते हैं। तो ये सही बात है कि जिस पार्टी के हाथ में वो बियरर बॉन्ड है वो बॉन्ड उसी का माना जाएगा। और जब वो डोनेट किया रहता है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसे एनकैश करवाना होता है। तो आंसर होगा इसका कि पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन मिसिंग है 1% वोट्स की। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू द स्मार्ट इनिशिएटिव। स्मार्ट इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू। अब यहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं है, बस आपको बताना है कि जो स्मार्ट इनिशिएटिव वो किससे रिलेटेड है। प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड गिव डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजंस। बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च इन प्रायोरिटी हेल्थकेयर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। ऑफर एन एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये जो है पूरा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। या फिर अर्बन एयर पोल्यूशन ड्यू टू स्टबल बर्निंग को टैकल करने के लिए, जो पराली को जलाने का पोल्यूशन होता है उसको टैकल करने के लिए ये स्मार्ट इनिशिएटिव लाया गया है। तो इसका आंसर है कि जो ये पूरा का पूरा स्मार्ट इनिशिएटिव है इसका फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव है ये आयुर्वेदा और हेल्थ केयर को, बेसिकली जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है उसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा एंड होम्योपैथी आता है, तो उसके अंडर जो आयुर्वेदा वाला कंपोनेंट है उसको प्रमोट करने के लिए कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में ये पर्टिकुलर लाया गया कि टीचिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो आयुर्वेदा की तरफ और ज्यादा जो है फोकस करें और उसमें रिसर्च डेवलपमेंट और टीचिंग उसकी बढ़नी चाहिए, जिससे कि जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस हैं और जो दूसरी डिजीजेस हैं सच एज ब्रोंकाइटिस हो गया, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये सबको, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो गया, इन सबको जो है हम टैकल कर पाए यूजिंग आयुर्वेदा। तो स्मार्ट इनिशिएटिव जो है आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया हैज बीन क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है वो इसमें से कौन लेके आया रिसेंटली? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या फिर नेशनल बिल्डिंग्स ऑर्गेनाइजेशन। कि जो कोड है पूरा का पूरा नेशनल बिल्डिंग्स का, ये कौन लेके आया? सो बेसिकली जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, जो अलग अलग आइटम्स के हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है कि कौन सी आइटम कौन से स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। आपको पता होगा कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का बेसिकली काम होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा टॉय कितना सेफ है, कौन सा प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन सा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इसमें सीमेंट में कितना मिक्सचर हो सकता है, दूध में आप कितना मिक्सचर कर सकते हो, एटसेट्रा। वो सारे के सारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है डिसाइड करता है। तो जो नेशनल बिल्डिंग कोड है ये भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लेके आया है, जिससे कि हम
पर्टिकुलरली फायर सेफ्टी के ऊपर काम कर पाए। ये जो कोड है ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स ले डाउन करता है कि कल को बिल्डिंग में आग लगती है तो उसके बचने के लिए और लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर वो निकाले हैं, राइट। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके डिटेल सॉल्यूशन थे जो हमारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुआ था 26 मार्च का। और भी ऐसे मॉक टेस्ट जल्दी होंगे और अनअकैडमी को देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स क्रैक इट। Hello all. So I am here to discuss the economy questions of the UPSC prelims mock test which we conducted on 26th of March. So let us discuss the economy questions. The first question is, which of the following statements best explains the meaning of the Vostro account often seen in the news? Now, Vostro account, first you should know that why it was in the news. So because of Russia-Ukraine crisis, US had put sanctions on dollar payments. So and India wanted to import certain things from Russia. So it has devised a mechanism for settlement of trade. For that we have created Vostro account. So what exactly is Vostro account? See, this is Russia. Let me explain you with an example. Here it is India. Now India had to import something from Russia, and of course Russia also purchases goods from India, and since we had restrictions on dollar transactions, so Russian bank, here it is a bank in India, bank 1, and let's take bank 2 in Russia. Now this bank didn't have any branch or accounts here, so this bank asked this bank in India that please open a rupee account. So this bank opened a rupee account. Like we open account in our banks, in the same way this bank opened an account with this bank 1 in India. So this is rupee account. That means rupee can be deposited or withdrawn, rupee account. So this account in Indian bank 1, this is the account of this bank in India, right? Now there are two names, one is Vostro and the other is Nostro. Both Vostro and Nostro refers to the same this account. Then what's the difference? Vostro meaning yours. Vostro का क्या meaning होता है? Yours. So this bank 1 will say, for bank 1 this is a Vostro account. For bank 1 this is a Vostro account. Bank 1 will say your account in our book. Bank 1 will say this is a Vostro account. That means your account in our books. And Nostro will be referred by this. Bank 2 will say our account in your books. So account is same, Nostro and Vostro account is same, it is just the terms who is using it. So bank 2 has opened an account in bank 1 in India, rupee account. This same account will be referred as Vostro by bank 1. Vostro means your account in our account book, your account in our bank, and bank 2 will say our account. Nostro means bank 2 will say we have a Nostro account here. That means our account in your bank. Fine. So now if you try to match up these statements, the best possible statement is it is an account opened by a bank in its home country on behalf of foreign bank. So on behalf of a Russian bank, an account has been opened in an Indian bank for facilitating trade. Now if India has to import something, so Indian trader will pay into this account, and if we are exporting something, we will extract from this account. In this way it works. Fine. It was quite in the news. Now let's move on to the next question. So the answer to this question is C. Let's move on to the next question. Which of the following can be considered as part of economic infrastructure? See, there are two terms, economic infrastructure and social infrastructure.
Very simple question. You understand economic sector, social sector. Social sectors means health, education. These are social sectors. Economy means energy, transport. So economic sector is energy, transport, communication. As the name suggests, economic. So health, education, these two comes under social sector. So very simple question. Economic infrastructure 3, 4, 5. This. Next question. Which of the following are considered as unearned income? Earned income means you have earned something by doing something productive. Unearned income means you have got something for free without any productive work done. Rent, of course, you give your land, property, and then you get rent. So rent is earned income. Rent is earned income. Interest, again, you lend money and then you get interest. So this is also earned income. Tips. When you go to a restaurant and eat something and then you pay a tip. So when you are paying a tip, he has done a service that for that purpose you are paying a tip. So this is also an earned income. Now coming to the windfall gains and lottery prices. See, gain means profit. Profit is earned or not? Yes, definitely profit is earned income. But windfall profit is unearned income. Windfall profit means something unusual, unexceptional profit that you are getting, right? So profit as such is an earned income from business, but windfall itself means that that's an extra income that you get beyond your business. So windfall gain will come under unearned income. And lottery prices, again, this is basically information based thing. Lottery prices are also considered as unearned income. Without doing any productive thing, you are getting lottery income. So, but please remember this thing, normal gain, if the question was normal gain. So normal gain is, of course, you have done something, then you have got gain. But windfall gain is like some extra income that you get. So windfall comes under unearned income. So 2 and 4 should be the answer. So the answer is B. Next question. Which of the following statements are correct about economic growth? It is a narrow and quantitative concept. True. It is of course, quantitative concept. Narrow means it doesn't tell various things. Suppose the illiteracy in the economy is in the country is increasing, or social health education is deteriorating. Doesn't matter. If our GDP increased, it will say that we have economic growth. So in that sense, it is a narrow concept. Human development is a broad concept. So it is a narrow concept. True. It is possible without economic development. Of course, true. There are countries where GDP may increase, but economic development is not happening, because development is a broader concept including health, education, standard of living. So this is also true. Then it is a unidimensional concept. True. It measures just one direction of GDP and its growth. So first, second and third are true. Then it is measured in terms of national income and per capita. Now this is a little bit ambiguous statement, or you can say controversial statement. Economic growth is measured in terms of GDP or per capita. Here it is written national income. And we have been taught that there is a difference between GDP and GNP, right? In that sense, this statement is not 100% correct. But if you will see, when we say national income means economic output and production by our people. So if you will go in a very strict sense, then this is also not true. But if you see the options, first, second and third are true. So first, second and third, there is only one option, D, where 4 is also included. So you will have to take the option, because it is measured in terms of national income or GDP. We change these terms interchangeably until unless there is a specific question on national income or GDP. So first 3 are 100% correct.
Fourth is loosely correct, but you don't have any other options. So by elimination method, you'll have to say that D options. You'll have to, right? Then next, consider the following statements with reference to the gross domestic product. Real GDP is the value of goods and services produced by an economy in a specific period adjusted for inflation. True. We remove the inflation component to get real GDP. Then potential GDP is the real GDP that the economy would produce if its resources were fully employed. Potential GDP, I have discussed in the class also, that it is the GDP produced when all the factors of production are properly utilized, employed. Nominal GDP is given at constant prices. This is false. Nominal GDP is given at current prices. So this is false. So only first and second. A. Fine. Let's move on to the next question. With reference to the Agricultural and Processed Food Export Development Authority, consider the following. APEDA. Now APEDA, it was quite in news, and you should know that it focuses more on exports, processed food and exports. And APEDA has been established through an act of parliament. So this is just a general information. And APEDA is under Ministry of Commerce and Industry to promote exports and trade, not under Ministry of Food Processing. It functions as the secretariat for the implementation of the National Program for Organic Production. True. We have a program, basically two programs, is PGS India for promoting organic and other is NPOP. This NPOP program for organic, National Program for Organic Production, APEDA works as the secretariat. So this is just an information based thing. Then it has been entrusted with the responsibility to monitor the import of sugar. Yes, again it's an information based thing. APEDA is mostly focusing on exports, but sometimes it may be asked to monitor or review something related to import licenses. So it's just an information that APEDA has been asked to monitor the import of sugar also, but mostly it focuses on exports. Main functions is its export. So this is also true. So second and third are true. So C should be the answer. Then moving on to the next question. Rail Vikas Kaushal Yojana. It's just pure information. If you can go and you can check the scheme also. It is so Rail Vikas Kaushal Yojana. It is a sub scheme under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. So this statement is true. It is purely a skill development initiative, and it is an initiative of Ministry of Railway. Ministry of Railway provides training to the youth, skill development program, where it doesn't give any kind of job guarantee. There are a lot of recruitments happen in the railway. So basically through this training, Ministry of Railway is training the youth so that they can be employable. They develop certain skills so that they can be employed, but it doesn't guarantee that you will get a job. So there is no provision for providing employment under this scheme. This is true. There is no provision of employment, but generally apprenticeship kind of training it provides. So youth develops these skills and employability increases in the various railway departments, but it doesn't any guarantee. So all these statements are true. D. Which of the following best describes the Q-commerce model? As the name suggests, Q, quick. Q here is for quick. A model of e-commerce that focuses on providing a... No, this is not true. A model of e-commerce that emphasizes speed and convenience in the delivery of goods to consumers. This is true. And how it is fulfilling this speed criteria? It is in the last mile delivery, it is tying up with the local stores, mostly it is being used for grocery, and in this way it is trying to deliver the product fastly. So it is about quick speed. So just for your information. The next question. With reference to Indian economy, consider the following statements.
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फर्स्ट स्टेटमेंट, बट लेट्स सी. बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स बोथ विजिबल and invisible items. So if you'll see BOP, we have a current account and capital account. Now in current account we have merchandise, and here we have invisibles. In invisibles, we have three items: services, factor income, and transfer payment. So merchandise means exports and imports of goods. Here services, it includes export and import of services. Now it's balance of trade records both visible and invisible items. So listen carefully. Balance of trade can be used for goods also, and it can be used for services also, both. But generally RBI, when it is preparing its balance of payment statement, in balance of payment it generally writes only about merchandise. Services it writes separate. So if you see the RBI's balance of payment statement, in balance of payment statement, in balance of trade it just writes about the goods, not the service. Services is written separately. But again I am saying, sometimes even in RBI document it says balance of trade mein, sometimes services is also included. So not a very concrete thing, but generally I am saying RBI uses balance of trade for merchandise, means goods only. Now it will depend on other options, and through other options we may select. So just for the time being, let's see. You need to understand one thing. There are certain things which are correct or incorrect, and so one is correct, one is incorrect, and the other things are depending on context, to what level or to what depth or to what accuracy level you want to interpret that statement. Now in any option you can check what is absolute correct or absolute incorrect, but there are certain one or two statements you may find sometimes that some people will say it's correct or some people will say it's incorrect, because it is context based, or the interpretation of the language of whatever statement is written, interpretation by different people may differ. Now those statements, whether to include or exclude, it will depend on the options. So if I am including something in the option, that doesn't mean it is absolutely correct, right? So you'll have to see. So first, for the time being, let's hold on. While calculating balance of payment, FDI comes under capital account, true, and a portfolio investment comes under current account, totally false. Portfolio also comes under capital account, so this is false. Acha, this question says which are not correct. Which are not correct. So second is not correct. During financial year 2021, computer software and hardware received the highest FDI equity. This is true, but it's difficult for students to remember, but this is true. And this is a trend also, not only for 2021-22, it's a general trend that we are receiving maximum FDI in services and software and hardware. So this is true. So which is not correct? Second. So there should be second option and third should not be there. So it is only one. A. So we need to find a option where second is included, because it is asking not correct. So second is included and third should not be there. Now it's only one option, A. So you'll have to choose A. So you'll have to choose A, even though first is a little bit doubt. Sometimes it may be true, but here we are saying that it is false because there is no other option. Because balance of trade, sometimes it can be included for services also, but most of the times it is used mostly for goods also. So here it becomes false because we don't have any other option, right? So A should be the answer. Next,
FDI is prohibited in which of the following? So we have a FDI policy of 2020, and then it was updated in September 2022. It's purely information based thing. You should know. So what is the correct answer? Prohibited. Airports allowed. Auto components allowed. Trading in transferable development rights. Biotechnology, manufacturing of cigars. So as per my information, this is prohibited and this is prohibited. 3 and 5. Pure information based thing, nothing to explain in this. Transferable development rights, if you don't understand, what is it basically? Suppose, let me just explain you with an example. Suppose I have a piece of land in Karol Bagh, and I have another piece of land in some other area, parts of Delhi which is not very congested, but in Karol Bagh it is quite congested. Now here in Karol Bagh, if government allows that, we can construct 4 floors, right? Legally 4 floors are allowed in Karol Bagh, and I have a land in Karol Bagh. Now you know that there is a lot of congestion here in Karol Bagh. So government gives this option that I may not construct all the 4 floors here, and 2 floor. So I will construct here only 2 floor, and the right of 2 floor construction I can utilize in some other place. So to decongest this area, I may sell the development rights of this area for some other. These are called transferable development rights. Trade is allowed, but FDI in this is not allowed. Means anyone in India can trade, but FDI is not allowed in that. So trading in transferable development rights is prohibited. So the answer is D. Consider the following statements about the global multidimensional poverty index. All of you know it is prepared by the economic. This is false. It is prepared by UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative. It uses only 2 dimensions. False. It uses health, education and standard of living. The MPI does not assess poverty at the individual level. This is also false. It assess individual poverty at individual level also. So this is false. So which of the following is not correct? It is prepared by, so it is only 2 dimensions. For does not. So all are incorrect. D. This CPI WPI, very easy question. Consider the following statements in reference to consumer CPI and WPI. CPI is more sensitive to changes in prices of food items than WPI. Yes, CPI has weightage of food items around 46%. WPI has just around 22-23%. So this is true. Central bank uses WPI. Now the whole India knows that central bank uses CPI. If you don't know, don't worry, we will discuss in the class. WPI measures the change in wholesale prices of both goods and services. False. In wholesale markets, services are not traded. So this is false. Which of the following are not correct? 2 and 3. So this would be the answer. Fine. Next. Okay. So in India, which of the following measures can control inflation? Inflation control. Inflation control means money supply should be reduced. Avoiding deficit financing by the government. Deficit financing means the government borrows loan and spends it. So when government borrows and spends, it creates inflation. So avoiding deficit financing, of course, it will help in controlling inflation. By selling government securities through OMO, when RBI sells government securities, it sucks out the liquidity from the economy, so again it will control inflation. By decreasing CRR, if RBI will decrease CRR, then there will be more lending, more money supply, more inflation. So this is false. By preventing black marketing, when there is a black marketing, it will lead to inflation. By preventing black marketing, this is true.
So the answer to this question is 1, 2 and 4. Fine, quite simple statements. Then with reference to the concept of conservation agriculture, assume which are the following under the conservation agriculture. Now conservation agriculture, you should know that it has few principles: minimum tillage, then covering the soil with waste. So let us understand that which of the statements can be true. Adopting minimum tillage, that is sure. Avoiding the cultivation of plant crops, not very sure. Using crop residues to cover soil surface. So these using crop residues to cover soil, this is a very important feature of conservation agriculture. Minimum tillage, using crop residues to cover soil surface, and adopting spatial and temporal crop sequencing, crop rotation. This is also true. Crop rotation is basically promoted. Now, which statements, what you need to pick? So 2, 4, 5 are definitely correct, right? And here we have 2, 4, 5. Now try to understand. Avoiding, generally we promote, see there is a difference. Promoting crop rotation is one thing, and avoiding monoculture practices is a separate thing, right? So 2, 4, 5 are must. Now see that where 2, 4, 5 statements are must included. So here also and here also we have 2, 4, 5 plus 3 also, avoiding the cultivation of. So as such, conservation agriculture doesn't explicitly says that avoiding monoculture or plantation crops. So the best possible here, again, of course, see, conservation agriculture promotes crop rotation, minimum tillage, but avoiding word, this I think we should not use it here. So this makes this these two statements a little bit incorrect. That's why we have chosen 2, 4 and 5. So the answer to this question should be 2, 4 and 5, C. Okay. With reference to non-performing assets, NPAs, you know that if the interest or principal becomes due for 90 days, then it becomes non-performing asset. And this is a definition of RBI, but in certain class of assets, this 90 days also may differ, but in general it is for 90 days. Either interest or principal remains due for 90 days, then it is called NPA. So it is a loan or advance for which the principal or interest, this is very important. It is or, not and. So either principal or interest, if it remains due, then it will become NPA. Remains overdue for a period of 90 days, true. The gross NPA ratio of scheduled commercial banks has substantially increased. In a lot of newspaper articles, in our economic survey also, it has been said that our NPAs have declined. Our NPAs kept on increasing till 2019-20, and when COVID came, everyone thought that NPAs will further increase, but because of a lot of efforts taken by the RBI, ultimately NPAs have declined. This was quoted in this present year economic survey, and it has declined to around 5%. So it is saying increase, so this is false. So first only, A. Then moving to the next question. Which of the following surveys are conducted by the Ministry of Statistics and Program Implementation? Periodic Labor Force Survey. Okay, let me just tell you certain things. PLFS and Quarterly Employment Survey. These two are recently launched. This was launched recently. This we launched 3-4 years back, 18-19. This was launched 2 years back. This is conducted by NSO, National Statistics Organization, under Ministry of Statistics and Program Implementation, and QS is done by Labour Bureau.
what is the main difference? What is the main difference in this? Periodic labor force survey, this is done for, see, this is quarterly establishment, quarterly employment. This is a part of, and I have told this thing repeatedly several times, and it is quite important for exam. All India quarterly establishment based employment survey, AQEES, All India Quarterly Establishment Based Employment Survey. It has two parts. One is this, one is QES, and there is another part. I don't exactly remember the name. Now, what is the difference between this and this? If you remember the difference, then only you will be able to understand it. Labor force survey. This survey is from the labor side, that how many people are unemployed in India, what is the worker population ratio, what is the labor force participation rate. It is done by this. For urban it is calculated quarterly, for rural it is calculated annually. This is labor force from the labor side. From the labor side means, see, there is an establishment company and there is a labor. Labor is supplying its labor services and establishment is demanding labor services. This is PLFS, Periodic Labor Force Survey. So this is from the supply side. Quarterly employment, All India Quarterly Establishment Based Employment Survey. Establishment based means this is from the demand side, the establishment, the industry which are demanding labor. So this is done from the demand side. This is done from the supply side. This is also quarterly. This is for formal. So under AQES there are two surveys. One is for formal and the other is for informal. Area based frame survey, the name is area based frame survey. So periodic labor force, which is done by Statistics and Program Implementation, so PLFS. This is done by Labor Bureau. So first we will come to second. First is true and third is false. First is true and third is false. So we have only one option. And annual survey of industries, it is done annually. This is done quarterly. This is done annually by again Ministry of Statistics and Program Implementation. Fine. Most only for formal industries. Formal manufacturing enterprises. बहुत सारे ifs and buts हैं, you need to remember to handle the prelims based question. This is for manufacturing enterprises which are covered under Factories Act 1948, having electricity and 10 workers and without electricity 20 workers. So this is true. With reference to the digital economy, consider the following statements. A whitelist is a cybersecurity strategy that approves a list of email address, IP address, domain names or application. See, recently RBI said that it will be publishing a whitelist of apps, because recently a lot of apps, fintech related, they lend to the people and then they used exploitative measures and a lot of people were exploited. So RBI has said that it will be publishing a white list of these apps. So this statement is true. The first loss guarantee is a mechanism where a third party compensates lenders if the borrower defaults. First loss guarantee. Bank and a fintech company app, right? So banks lend and earn money. Fintechs also want to earn money. Fintechs have they have reached to more number of people last mile. So fintech said that we will help you in lending. So they are offering loan products.
where ultimately fintech is providing the loan. The last mile is fintech. And in this, of course, the loan money is of bank, but it is being ultimately provided by the fintech at the last mile. And fintechs are providing a kind of guarantee that if the borrower, this is a borrower, so bank's money will be provided through fintech to borrowers. And if a borrower defaults, they are giving a kind of guarantee. So this is called first loss guarantee. So if they default, they are guaranteeing the money is there. So the first loss guarantee is a mechanism where a third party means they are lending to whom? Them. And a third party is giving guarantee. The first loss guarantee is a mechanism where a third party compensates lenders if the borrower if they default. But this RBI has not approved till now. People are waiting because recently RBI had published a detailed document regarding the risks related to it. So, but third party guarantee means this. First loss guarantee means a third party is giving guarantee that if a borrower defaults, then they will compensate to a certain percentage. So, this is true. So, both are true basically. C 66. Gross fixed capital formation. Gross fixed capital formation means investment in the economy, production of capital goods, building, machinery, infrastructure. It is a component of the income method, totally false, of GDP calculation. I told you it's a production of capital goods, investment. A fall in gross fixed capital formation means a fall in investment indicates a decrease in investment in the. It's the same statement. So second is true. B option. 2. Okay, so that's all for economy questions. And here in this discussion, I assume that you have already read economy, you know most of the things. So here we are just discussing those statements, whether it is, but don't worry, in the proper class foundation course, we are going to discuss these things in a much detailed way. So don't get scared that it will be discussed in such a manner. In the class, we will be discussing everything in detail, but here we assume that you already know these things and you have appeared in the exam, so just a brief overview is given. Okay, so thank you.